नमस्कार दोस्तों। बहुत बोलने पर, बहुत आग्रह करने पर महेश नंदुरकर जी फिर से हमारे साथ हैं। ये गलत बात है। नहीं जी, ये तो है। इनसे हमारी मित्रता पता नहीं यार 25, 26, 27, 28 साल हो गए हाँ, हैं। ये सही बात है। ये सही बात है। हमारे आईआईटी बीएचयू के सीनियर भी हैं और जेएम मॉर्गन स्टैनली हमने साथ में पहली नौकरी शुरू करी थी। सीएलएसए में साथ में काम किया था और वाकई हमने छुट्टियां भी बहुत सारी साथ में ली हैं। तो इनसे जब भी मिलता हूँ बहुत गजब वार्तालाप होता है। और अभी रिसेंट में इन्होंने कुछ बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लिखी है, भारत को लेके, आईएनआर रूपी को लेके, एफआई फ्लोज को लेके, एसआईपी को लेके, हार्ड एसेट, रियल एसेट, और वाकई बहुत पुख्ता काम करते हैं। जेफरीज के हेड ऑफ रिसर्च हैं और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। तो महेश जी धन्यवाद, बहुत दिन धन्यवाद, बाद आपके मुझे यहाँ दर्शन हुए आपने पॉडकास्ट में। बुलाया। ठीक है। एक आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी करीब 1 महीने पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी। 3 पिलर्स हैं उसमें, एफआईआई फ्लो, इंडियन रूपी और डोमेस्टिक फ्लो एसआईपी। इन तीनों का जो असमंजस चल रहा है, इसी से शुरू करते हैं। चलिए, बताइए। तो आप जिस नोट को आप जो रेफर कर रहे हो, तो उसमें हमने ये कहा है कि ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। जी। कि आप एसआईपी कह रहे हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दूंगा कि डोमेस्टिक फ्लोज, जो कि ठीक है। एसआईपी जिसका एक पार्ट है, पार्ट है। लेकिन एसआईपी के बाहर भी म्यूचुअल फंड में फ्लोज आते हैं, और म्यूचुअल फंड के बाहर भी इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, कई तरह के। तो टोटल एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक फ्लोज की मैं जी। बात कर रहा हूँ। ये इसका ताल्लुकात है एफपीआई या एफआई फ्लोज से, और जिसका ताल्लुकात है रुपी से। ब्यूटीफुल। तो अभी हमने, अगर आप देखेंगे कि अपना रुपी हैज डेप्रिशिएटेड लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में, करीब करीब 10-15% से, यस। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा स्टार्टिंग या। पॉइंट लेते हो उसके हिसाब से। और एशिया की कई करेंसीज में ये चढ़ा उतार देखा गया है, लेकिन भारत की करेंसी में थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है। यस। तो ये जो रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है, या रुपी का जो भी मूवमेंट होता है, नॉर्मली हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखते हैं कि टोटल डॉलर कितना अंदर आया या कितना बाहर चला गया, जी। जिसके 2 पार्ट होते हैं। जी। एक पार्ट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट। करंट अकाउंट मतलब कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, वहां पे नेट डिफरेंस कितना है। और दूसरा है कि विदेशी निवेशकों ने कितना हमारे लगा? देश में सिर्फ इक्विटी में नहीं, बाकी हर चीज में, एफडीआई वगैरह, कितना इन्वेस्ट किया, कितना लेके गए? और कितना लेके गए, और कितना इंडियन इन्वेस्टर्स या इंडियन बिजनेसमैन ने कितना बाहर इन्वेस्ट किया। हम्म। तो इसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जी। इसको करंट अकाउंट बोलते जी। हैं। तो इंडिया, अभी आप देखेंगे, इट्स अ स्ट्रक्चरल इशू विद इंडिया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री है। यस। इसका मतलब हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं, उससे हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। जी। और वो नंबर करीब करीब 2%, कभी 3%, कभी 1%, 0.5% ऑफ जीडीपी रहा है। रहा है। अब जैसे आप ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स, यस। पिछले 3 साल में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट हैज बीन द लोएस्ट वी हैव एवर सीन। पिछले यस। 3 साल मतलब FY24, FY25, एफआई 26। FY26, तीनों का मिला के इट्स अबाउट 0.6-0.7% ऑफ जीडीपी। यस। इतना कम डेफिसिट हमने कहीं नहीं देखा है। हम्म। लेकिन ये साल FY27 जो चल रहा में है। जो चल रहा है, उसमें वो बढ़ने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑयल के दाम ऊपर गए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट वगैरह, उसका बिल हमेशा की तरह बढ़ता ही जा रहा है। तो ये साल FY27 में हमारा एस्टिमेट है कि करीब 0.6% ऑफ जीडीपी, जो पिछले 3 साल था, वो 1.8% के आसपास आ जाएगा। करंट ठीक है। अकाउंट तो बढ़ रहा है, करंट ठीक अकाउंट ठीक डेफिसिट। ठीक। लेकिन 1.8% कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया का पिछले 15-20 साल का एवरेज देखेंगे, तो करीब 1-1.5% के आसपास आता है। सो 1.8 इज नो बिग डील। ठीक है। एंड करेंसी इम्पैक्ट करती है करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके, जब वो डेफिसिट 2%, 2.5%, 3% के 3%। ऊपर चला जाता है। अच्छा। जो हुआ था 2013 में, हम 5% तक चले गए थे। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 1.8% इज ओके, इट्स नॉट अ मैनेजेबल प्रॉब्लम, है। इट्स मैनेजेबल। ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि हमारा रुपी इतना डिप्रिशिएट क्यों हुआ। यस। तो क्या एक्सप्लेन करता है हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो गया इतना,
क्योंकि नॉर्मली जो हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब पैसा बाहर आता के है, निवेशक हमारे देश में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम जो बाहर पे जाते हैं वो कम होता कम है। लेते हैं, ठीक है। और वो जो सरप्लस है वो होता है अबाउट 2.5% ऑफ जीडीपी ऑन एन ओह, एवरेज। अच्छा, आप पिछले 10-20 साल का एवरेज करेंगे तो 2.5% आएगा। लेकिन पिछले 2 साल में दैट 2.5% बिकेम 0.5%। अच्छा, 2% का फर्क। 2% का फर्क, 2% ऑफ जीडीपी। या समझ रहा हूँ, 2% ऑफ जीडीपी इन कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है कि ये क्यों कम हुआ, तो दैट इज बिकॉज इक्विटी कैपिटल मार्केट के थ्रू एफआई पैसा ले गए, एफआई पैसा ले गए, फॉरेन प्रमोटर्स पैसा पैसा ले ले गए, गए। hyundai, आईटीसी, बहुत सारे प्राइवेट एग्जांपल्स इक्विटी है। पैसा ले गया फॉरेन। प्राइवेट इक्विटी पैसा लेके गया। ये सब कुल मिला के हमारे देश से पिछले 2 साल में $80 बिलियन, या आई एम अवेयर, बिल्कुल। विच इज 2% ऑफ जीडीपी। जीडीपी बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है, ये हमारे देश से बाहर निकल गया पिछले 2 साल में। यस, और इस साल भी वो ट्रेंड बदल नहीं रहा है, 2 बिलियन वीकली जा रहा है अभी तो। इस साल भी ट्रेंड बदल नहीं रहा है। जी, तो इस तरह का फॉरेन सेलिंग थ्रू इक्विटी मार्केट्स हमने आज तक कभी देखा नहीं नहीं। देखा है। हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब विदेशी निवेशकों को लगता है कि अरे इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव हो गया या हाँ हाँ जो भी वजह है, हाँ, अभी इंडिया बेचना है, चलो कोरिया लेना है या ताइवान या जो या भी मार्केट है, या तो वो बेचने के बाद इंडियन मार्केट यूज टू फॉल। यस, तो जो सस्ता हो जाता था। सस्ता हो जाता था, जब मार्केट सस्ता हो जाता है तो बेचना बंद कर देते हाँ हैं कि अरे अभी तो बेचने का फायदा हाँ, है नहीं। खरीदना ही शुरू कर देते थे, फिर हम तो खरीदना देख चालू कर चुके हैं देते, 20 हम साल तो देख चुके हैं यस, कि बेचना चालू किया, मार्केट गिर गया तो खरीदना चालू कर देते थे। लेकिन इस बार मार्केट गिरा नहीं है। वो बेचते जा रहे हैं, खप रहा है माल। और मार्केट गिरा इसलिए नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज, जिसमें एसआईपी एक पार्ट है, यस, लेकिन एसआईपी के अलावा भी म्यूचुअल फंड के फ्लोज है जैसे अपन ने कहा, जी, और प्रोविडेंट फंड से बहुत पैसा आ रहा है, हाँ, ईपीएफओ है, ईपीएफओ इंश्योरेंस है, है। इंश्योरेंस है। और इसमें एक्चुअली कई पॉलिसी चेंजेस हुए हैं ओवर द लास्ट 10 years। हम्म, कि पहले प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं था, आप पूछेंगे पहले एनपीएस क्यों नहीं था, क्योंकि पहले एनपीएस और प्रोविडेंट फंड से पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं जाता था या बहुत कम जाता था। अभी वो प्रोपोर्शन धीरे बढ़ा के हमने वो 25% कर दिया है। वो बहुत पहले बड़ा अमाउंट होता है। अभी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। तो ये सारी चीजें मिला के, म्यूचुअल फंड में तो फ्लो है ही है, फिर ये सारी चीजें मिला के इसका एंड रिजल्ट इज दैट कि these foreign investors, they can sell or they are selling कंटिन्यूअस, without impacting the market हाँ, level। See, market level नीचे आ यस, जाएगा तो रुक सेलिंग बंद हो जाएंगे और जाएगी, शायद खरीद भी लें। शायद खरीद भी ले। लेकिन एक भाव पे आप आराम से माल बेच पा रहे हैं और पूरा माल खप रहा है। तो महेश जी ये बताइए, 80 बिलियन तो हो गया है, हम्म, ठीक है। आप तो ग्लोबल मार्केट्स भी देखते हैं, आप तो हम्म, ग्लोबल फर्म के लिए काम करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट मैं जो हमेशा सुन रहा हूं कि भारत का एक ग्रोथ प्रीमियम होता था, जी, ठीक है। क्योंकि दुनिया इतनी नहीं ग्रो करती थी, हम ज्यादा ग्रो करते थे, हमें एक प्रीमियम मिलता था। एक ग्रोथ की बात करिए, और फिर रिलेटिव वैल्यूएशन की आज की बात करिए कि आर वी, वेयर आर वी, हम्म, दुनिया के उपमान अगर मैं लगाऊं, हम्म, हम कहाँ हैं, हम्म। ग्रोथ और वैल्यूएशन। एक्चुअली आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि कई लोग सिर्फ वैल्यूएशन देखते हैं एग्जैक्टली, लेकिन ग्रोथ डिफरेंशियल नहीं देखते हैं, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है। यस, बताइए। तो ये अगर आप देखेंगे, ये है वैल्यूएशन का कंपैरिजन और ये है ग्रोथ का कंपैरिजन। हम्म, तो आप वैल्यूएशन का कंपैरिजन देखेंगे तो देखो, इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत अच्छी है, बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय है नहीं। नहीं, तो इंडियन मार्केट ऑलवेज गेट्स अ प्रीमियम विच इट जेन्युइनली डिजर्व्स। बिटवीन अगर आप देखेंगे 2020 या 2023 का, अगर आप देखेंगे वो जो 3-4 साल, तो उसमें इंडिया का जो कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ था एज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना, कोरिया, ताइवान एटसेट्रा, उसके मुकाबले भारतीय कंपनियों का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो करीब करीब 15 से 20% ज्यादा था, क्या ज्यादा बात, था डॉलर टर्म्स में, क्या बात, रुपी टर्म्स में नहीं, समझ गया। डॉलर टर्म्स में। बहुत अच्छा है इंडिया यस, में, ये चार्ट में दिखा दूंगा एक दिन करीब आपको, हाँ। करीब 15 से 13%, 20%, 15%, 26%, एवरेज 20% है। एवरेज 20%। यस, तो अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ
इंडिया में है तो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा। मिलना ही चाहिए। वैसे ठीक ही है। इंडिया इज अ प्रीमियम मार्केट, ऊपर से अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई है तो उसका प्रीमियम और बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडियन मार्केट का जो पीई प्रीमियम है 100% प्रीमियम तक चला गया, कि बाकी मार्केट्स 12 टाइम पीई मल्टीपल है, हम 24 पे पहुंच गए। बिल्कुल थे और जस्टिफाइड भी है कि क्योंकि आप इतना ग्रोथ ग्रोथ ज्यादा इतनी थे। ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे हाँ। तो हमारा जो कॉर्पोरेट ईपीएस ग्रोथ है वो अभी कम हो गया है। नॉट ओनली कि कम हो गया है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर आप बाकी मार्केट से कंपेयर करेंगे तो हमारा ईपीएस ग्रोथ 4 से 8% अभी कम लोअर है। है। लास्ट 2 साल और इस साल तो ऑलमोस्ट 40-50% कम है। इस साल तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो अगर आप ये देखेंगे तो सी फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो रिलेटिव देखता है उनके पास कहाँ तो रिलेटिव, चॉइस हाँ, है। उनको देखना है कि मुझे यहाँ डालना है कि यहाँ डालना है कि यहाँ डालना है। तो देखेंगे कि ग्रोथ कितनी है और पी मल्टीपल कितना है, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से। एब्सोल्युटली। और जब इंडिया का ग्रोथ बहुत ज्यादा था तो तो हमने प्रीमियम इतना तो आते थे, तो आते इन्वेस्ट थे, करते थे। हाँ, तो भर भर के पैसा आया है। लेकिन अभी जब ग्रोथ कम हो गया है तो अभी वो रिवर्स हो रहा है। सो फिर इसका सोल्यूशन तो यही है, या तो आप ग्रोथ ज्यादा लाइए या वैल्यूएशन कम दीजिए। जी। तो इसमें 3 चीजें हैं, यस। या तो इंडिया का ग्रोथ बढ़ना चाहिए, यस। या वैल्यूएशन कम होनी चाहिए, या फिर दुनिया की ग्रोथ कम होनी चाहिए, वो हमारे हाथ बिल्कुल में नहीं है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, और आज के तारीख में जो फैक्टर दुनिया की ईपीएस ग्रोथ बढ़ा रहा है वो तो टेक है पूरा। वो टेक टेक है, साइकिल है। एआई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें है नहीं। उसमें वो है नहीं। इफ एट ऑल शायद नेगेटिव हो जाएगा ये impact, शायद थोड़ा नेगेटिव है, शायद थोड़ा वो तो नेगेटिव सेकंड है। डेरिवेटिव हाँ, इफेक्ट्स है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आ, तो ये जो 400 से 500 बिलियन डॉलर की एनुअल केपेक्स हो रही है, इस साल तो 800 बिलियन है और लोग कह रहे हैं अगले 4 साल तक रहेगी। हम्म, अगर 3 से 4 ट्रिलियन की केपेक्स साइकिल आ रही है अक्रॉस द हाइपर स्केलर्स, हम्म, एंथ्रोपिक्स, द गूगल्स एंड ऑल, उसका पूरा डेरिवेटिव इफेक्ट तो फिर वही एसके हाइनिक्स, सैमसंग, बिल्कुल, माइक्रॉन। तो बिल्कुल। ये तो अगर कहानी 2-3 साल चली तब तो भारत के लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए ये अभी भारतीय निवेशकों के लिए थोड़ा सा पेशेंस वाला ये काम है, क्योंकि ये जो एआई साइकिल है या जी। डीरैम साइकिल, ये अल्टीमेटली है साइकिल। है तो साइकिल ही, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, या बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। तो ये जब एआई स्टोरी, केपेक्स स्टोरी थोड़ी हल्की हो जाएगी तो जो हमारा डिफरेंशियल है, सी हमारा भी ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा भी ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया का ग्रोथ या स्पेशली कोरिया में, या स्पेशली ताइवान ताइवान में में उनका ईपीएस ग्रोथ थोड़ा पार्ट्स कम हाँ। हो जब जाएगा। तो देन वंस अगेन आवर रिलेटिव ईपीएस ग्रोथ विल लुक बेटर। इनफैक्ट हमारे मित्र हैं सिंगापुर में, इंडिया पैसा भी मैनेज करते हैं, ग्लोबल भी मैनेज करते हैं, एशिया। तो वो मुझे कुछ गणित दे रहे थे, आपको ज्यादा पता भी होगा, कि सैमसंग अलोन विल मेक मोर मनी दिस ईयर देन ऑल निफ्टी कंपनीज। जी, और कुछ 14% फ्री कैश फ्लो यील्ड है। बिल्कुल। राइट। इस नंबर में तो अभी भी सस्ता है। अगर आप अज्यूम करें कि आधी अर्निंग सिक्लिकल है हम्म, तो भी 7% फ्री कैश फ्लो यील्ड है, रिमूविंग सिक्लिकलिटी, फिर भी सस्ता है फिर भी सस्ता है। और साइज है। हम्म, और साइज है। ठीक तो है। अभी मैं वही देखता हूँ हमेशा कि अभी जैसे 1 जनवरी 2026 से आज तक लेके कोरियन मार्केट कॉस्ट भी डबल हो चुका है। डबल हो गया है। लेकिन इस बात से मैं हमेशा बहुत मुझे इस बात की हैरत होती है कि मार्केट डबल हो गया है, पी मल्टीपल पी मल्टीपल वही है, मालूम है। पी मल्टीपल ऊपर गया ही नहीं है, नहीं गया है। क्योंकि जितना अर्निंग्स प्राइस जबरदस्त ऊपर गया है उतनी उतना ग्रोथ आई है उतनी ग्रोथ आई अर्निंग्स है। के। बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल फिर है कि ये जो असमंजस चल रहा है, जो मैं बाजार में देख रहा हूं, मुझे पोलैरिटी दिख रही है बाजार। हम्म, ठीक है। जहां एफआईआईज इन्वॉल्व हैं वो शेयर नहीं चलते हैं, बट एट द सेम टाइम जहां एफआईआईज नहीं है उसमें भी कुछ सेक्टर्स हैं जहां शेयर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। हम्म, आपका दूसरा नया वाला नोट पड़ा हम्म, जहां आप रियल एसेट्स की बात करते हैं, और उसके अंदर आपने बहुत सारे अच्छे उदाहरण दिए हैं कि इनिशियल री रेटिंग के बाद भी मजा आने वाला है। हम्म, पहले रियल एसेट्स की बात करते हैं, हम्म, उसके बाद आपके कुछ फेवरेट सेक्टर्स पे आएंगे। जी। रियल एसेट्स के बारे में आपके व्यूज बताएं। रियल एसेट्स के बारे में आज मैं इसलिए ये बात ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उसके 2 रीजंस हैं। जी।
एक तो ये है कि ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया हम अभी इन्फ्लेशन राइजिंग वाले मोड में हैं। महंगाई बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, दुनिया भर में भी बढ़ रही है। ओके। हालांकि इसकी एक वजह थी ऑयल प्राइसेस, यस। जो अभी लग रहा है कि शायद वो अभी कम हो गया है। ठीक है। लेकिन दूसरी वजह है ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि हम अभी जिस दौर से जा रहे हैं, एल नीनो, हम्म। और जो कि अभी बात करें कि सुपर एल नीनो है, नॉर्मल एल नीनो इटसेल्फ इज नॉट नॉर्मल, लेकिन अभी जो बात की जा रही है सुपर एल नीनो की, उसमें से एक अच्छी बात यह है कि सुपर एल नीनो बिल्डअप हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, नवंबर दिसंबर ओके। 26, फिर जैन 27। हमारा मॉनसून तो सितंबर में खत्म हो जाता है। सो वी आर नॉट इम्पैक्टेड बाय सुपर एल नीनो, लेकिन एल नीनो से हम बच नहीं सकते। लेकिन सुपर एल नीनो से हम मोस्ट प्रॉब्ली बच रहे हैं, जो अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो एनीवे, सो नेट नेट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नॉर्मली हमने ये देखा हुआ है कि जो हार्ड एसेट्स, रियल एसेट्स होते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। दे आर नॉर्मली एबल टू विथस्टैंड द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स मच मोर, मच बेटर, क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग वो जो आपके एसेट्स होते हैं उनकी रियल वैल्यू नॉर्मली वो प्रिजर्व करते हैं। यस, वेल सेड। तो अभी रियल एसेट्स कौन से हैं अगर हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो? आपका जो भी एसेट्स ऑन द ग्राउंड है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पावर, अस्पताल, अस्पताल, होटल। होटल, ये सारे हार्ड एसेट्स है। आई हम्म। वुड से इवन रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिनके पास जिनके लैंड पास भी बैंक है जमीन होती हिस्टोरिक है, प्राइस पे, ऑफिस बिल्डिंगें होती है, कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट, और इनका अगर अपन एक डिराइव्ड, इफ यू टेक वन स्टेप फॉर, देन मे बी इवन मेटल्स टू सम एक्सटेंट। ठीक है। बट ठीक है, बट एक्चुअली इट्स नॉट हार्ड एसेट। सो हार्ड एसेट्स वही है, बट वही इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट्स एसेट्स। हैं हाँ, हार्ड से बनाने के लिए। हाँ। ठीक है। सो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स हैं, या। जो पावर, रोड्स, जी रेलवेज जी जी एक्सेट्रा, जी और जो आपने सब कहा रियल जी एस्टेट, तो ये सारे हार्ड एसेट्स है या जी रियल एसेट्स है। जी। तो बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट आई आई बिलीव दैट ये जो रियल एसेट्स है और जो कंपनीज which own these real assets, हम्म। they should perform better. That is reason number one. ठीक है। रीजन नंबर टू, जो आप अभी रिफर कर रहे थे एआई वगैरह की, जी। तो एआई कैन डिसरप्ट नॉन फिजिकल एसेट्स मोर। या। आपका अगर टेक्नोलॉजी का कोई प्लेटफॉर्म है, सर्विसेज है, तो वहां पे डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अस्पताल तो चाहिए। अस्पताल तो चाहिए, एयरपोर्ट तो चाहिए, चाहिए। पावर तो चाहिए, इनफैक्ट पावर तो ज्यादा थोड़ी चाहिए, ज्यादा एआई चाहिए, के लिए भी चाहिए। एआई के लिए भी या। चाहिए। तो या। ये सारे, इनको नाइस। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। नाइस। सो नाइस। दैट्स द अदर थिंग टू कीप इन माइंड। नाइस। तो फिर पावर पे एक बार बात करते हैं। आपने तो जी। बहुत अच्छा काम किया है पावर पे। हम्म, आपकी एक रिपोर्ट बहुत अच्छी थी जहां आप कहते हैं कि यार अजय, पहले चीजें महंगी होती हैं, तू चिंता मत कर, साइकिल लंबी चलती है। हम्म, आपने 8 पॉजिटिव एग्जाम्पल दिए, एक दो नेगेटिव एग्जाम्पल दिए। हम्म। ये थीसिस पहले भारत पे बताइए, फिर यही थीसिस मैं आपसे सैमसंग में भी पूछने वाला ओके, तो हमने देखा कि पिछले 10-12 साल में, बहुत पुराने समय में जाना नहीं चाहता हूँ हूं। ठीक क्योंकि है। अपना मार्केट का डायनामिक इतना बदल जाता है, तो बहुत पुराने एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। पिछले 10-12 साल में हमने ऐसा कई बार देखा है कि कोई एक नई थीम आती है, और बहुत सारी नई थीम्स आई है इंडियन मार्केट में। तो शुरुआत में वो स्टॉक्स जल्दी से रीरेट हो जाते हैं, बिल्कुल। बिकॉज सम अर्ली अडॉप्टर्स हाँ। बाय इनटू दैट स्टोरी क्विकली, यस। और स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। हम्म। एंड देन हम जब कंपैरिजन करते हैं कि अरे पिछले 10 साल का एवरेज मल्टीपल तो था एक्स, से 10, अब हो गया से 10, 40। अभी हो गया 40, या महंगा अभी हो हो गया। गया 20, भी समझ लीजिए, 15 भी समझ वॉट एवर लीजिए। द नंबर। अगर 10 है और अभी तो 15 हो गया, तो 50% ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, 100% हाँ। ज्यादा एक्सपेंसिव हो हाँ, गया। ये तो कभी हुआ ही नहीं। जो कभी हुआ ही नहीं, अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, इसको हम नहीं लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इनिशियल सर्ज होता है, उसके बाद दोज बिजनेसेस डिलीवर वेरी स्ट्रांग ईपीएस ग्रोथ, अच्छा। तो क्योंकि व्यापार गुड टू ग्रेट जाता ही रहता है, गुड ग्रेट की जर्नी चली रही है, चली रही है, चली रही चल है। रही है। तो पहले उसका अच्छा। ईपीएस ग्रोथ कम था, इसलिए मल्टीपल कम था। हाँ। अभी ईपीएस ग्रोथ बढ़ गया, तो मल्टीपल बढ़ गया। लेकिन अगर आपने सिर्फ मैकेनिकली सोचा कि अरे पी मल्टीपल तो 10 था, अभी 15 हो गया, अभी मैं नहीं लेने वाला हूं, तो वो कई बार गलत साबित हुआ है। अच्छा।
तो सीमिंगली ये जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स लगते हैं शुरुआत में, कई एग्जांपल है कि आप जैसे डिफेंस स्टॉक्स देख लीजिए, then there was a period of like cement stocks between 2014 to 2019. Accelerating. आप FMCG स्टॉक्स देख लीजिए 2012 to 2020, 8 साल पीरियड. दिस इज हैपेंड विद सम प्राइवेट बैंक. तो शुरुआत में लगता है कि ये तो प्राइस टू बुक 4 गुना है, तो हाँ, बहुत महंगा है, लेकिन सस्टेन किया है। सस्टेन किया है. ऐसे और NBFCs, NBFC, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं. और हम्म, हमें लगता है, अच्छा कुछ उदाहरण ऐसे भी है या नहीं चला है। कि जहाँ पे शुरुआत में बहुत यूफोरिया हुआ लेकिन नहीं चला. उसका एग्जाम्पल है सम ऑफ दिस ई कॉमर्स कंपनीज, इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज, ऐसे भी है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम है. कम है। और इसमें हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट डिफरेंशिएटेड दिस सक्सेसफुल एग्जांपल्स फ्रॉम Versus the नॉट सो ठीक सक्सेसफुल है, एग्जांपल. ठीक है। तो वही है, तो सक्सेसफुल एग्जांपल्स की बात करेंगे तो उसमें होता है कि इनिशियल रीरेटिंग के बाद वो आपकी ग्रोथ दिखनी चाहिए एट अ हायर लेवल, हम्म, और जिसमें वो दिखी, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें वो मल्टीपल सस्टेन हुआ और कई बार बढ़ा भी है. हमें ये लगता है कि पावर सेक्टर हैज एंटर्ड दैट फेज इन अच्छा, इंडिया, ओके, 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 especially on the private sector power companies. ओके, इंटरेस्टिंग। और इसकी वैल्यू चेन की बताइए, व्हाई डू यू थिंक दिस, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा, इसका रीजन मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो अभी ऐसा है कि सी पावर इज एनीवे अ गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी. मतलब चाहिए, इंडिया हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ऊर्जा तो चाहिए, और वो ऊर्जा तो पावर चाहिए, से, पावर यस, से चाहिए. यस, कुछ नए फैक्टर्स भी है, डेटा सेंटर्स जैसे है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, ईवीज है. यस, या अभी कुछ दिन पहले अभी हम देखते हैं कि कितना वो सस्टेन करता है, जैसे इंडक्शन, यू नो sort of stuff. तो बेसिकली द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज मेनी रीजन. और हमें लगता है कि 5 से 7% डिमांड ग्रोथ फॉर पावर इज वेरी लाइकली, विच इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि दिस इज इन लाइन विद जीडीपी ग्रोथ. अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से प्लॉट हो गई तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है. अभी इसमें आप देखेंगे तो देर आर सम स्टेट ओन्ड कंपनीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, एंड देन देर आर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. तो एज ऑफ टुडे अगर आप देखेंगे स्प्लिट बिटवीन द पावर जनरेशन कैपेसिटीज इज रफली 75-25, 75 स्टेट ओन्ड, 25 25 प्राइवेट, प्राइवेट. यस। लेकिन आप जब देखेंगे ये जो 6-7%, 5-7% जो ग्रोथ है, डिमांड ग्रोथ, इंडस्ट्री का, हाँ। इंडस्ट्री का ग्रोथ, दैट ग्रोथ टुडे रिक्वायर्स, अगर आप देखेंगे पावर जनरेशन कैपेसिटीज नीड्स टू ग्रो बाय 50 to 70 गीगावाट पर ईयर, मे बी मोर. अच्छा, तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर फुलफिल नहीं कर सकती. तो प्राइवेट सेक्टर इज रियली ड्राइविंग दिस ग्रोथ. सो ओवरऑल ग्रोथ हम बोले कि 6% है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जनरेटिंग कंपनीज विल हैव हायर ग्रोथ देन द इंडस्ट्री, मच मोर देन दैट, 10 to 12%. या। एंड बाकी सारी चीजें, जैसे फिर उनका डेट कम हो जाएगा, फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा, सो ऑल दोस थिंग्स विल जस्ट ऐड टू द ईपीएस ग्रोथ बीइंग मच हायर. ऑफ कोर्स, इंटरेस्टिंग। और इसमें फिर अक्रॉस द वैल्यू चेन फिर होता है, अक्रॉस द वैल्यू, तो आपका है यूटिलिटी जनरेशन, यस, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट सप्लायर्स, सोलर इक्विपमेंट सप्लायर्स, फाइनेंसियर्स. तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, बहुत बड़ा सेक्टर है. लेकिन महेश, एक चीज आपने कही कि या तो ग्रोथ ज्यादा लाओ या वैल्यूएशन कम लाओ। पावर सेक्टर, और जब भी आप यूटिलिटी वर्ड यूज करते हैं, मेरे दिमाग में ग्रोथ आता ही नहीं है कि ये सस्ता है, ग्रो नहीं करेगा। तो आप बताइए क्या बदल गया है कि यूटिलिटीज विल ग्रो फास्टर? सो वेरी गुड क्वेश्चन अजय. सो यूटिलिटी जैसे अब हमने अभी बात की, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज, या, तो इनका जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम ग्रोथ विल बी इन डबल डिजिट्स. ओके, एंड नॉट जस्ट फॉर, ऐसे नहीं कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल, नहीं, 5 से 10 साल. बहुत लंबी क्योंकि साइकिल है ये। बहुत लंबी साइकिल है, क्योंकि जो डिमांड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ओके, 6%, से 6% डिमांड ग्रोथ कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं नहीं, है. एक्चुअली नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल डिमांड ग्रोथ है. चाहिए जीडीपी इतनी जीडीपी अपना इतना ही ग्रोथ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो दिस कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये हमने देखा है, ये कई उदाहरण है इसके, कि इनिशियली प्राइवेट सेक्टर इज स्मॉल इन अ Yes. पर्टिकुलर इंडस्ट्री,
और जब वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है तो देखो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ये हमने देखा है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स इज द बेस्ट एग्जांपल। टेलीकॉम, इंश्योरेंस कंपनीज, पोर्ट सेक्टर, बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे ख्याल से ये उदाहरण अभी पावर यूटिलिटीज में आ रहा है। क्या बात है, ओके। तो इसी उदाहरण को हम एक्सटेंड करेंगे तो आप इफ यू जस्ट लाइक फास्ट फॉरवर्ड, तो प्राइवेट सेक्टर पावर यूटिलिटीज जो आप कह रहे हैं, समझ गया दे मैं। विल ग्रो इन डबल डिजिट्स। हाँ। उनका इबिटा ग्रोथ होगा हायर 15 देन से टॉप 18% लाइन और प्रॉफिट ग्रोथ होगा EPS will be higher than 20% EBITDA। के ऊपर। समझ गया। तो इसीलिए अभी आप वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे पिछले 10 साल से, आपको लगेगा ये तो बहुत महंगे हो गए, लेकिन पिछले 10 साल में उनका ऐसा EPS ग्रोथ ही नहीं था। और दूसरा है कि अगर आप भारत भी देखें, हमने एक एनालिसिस करी थी, प्रोलिन तो यहाँ बैठे हुए भी हैं, पिछले 25 साल का हमने पूरे इंडिया का टॉप लाइन ग्रोथ देखा। पिछले 10 साल में महेश 7 out of 10 years टॉप लाइन ग्रोथ इज लेस देन 10% फॉर द कंट्री बिल्कुल अक्रॉस। बिल्कुल। उसमें अगर आप डबल डिजिट की बात कर रहे हैं ओवर 10-20 मतलब से 10 साल तक, तो ये री रेटिंग तो फिर आराम से सस्टेन हो सकती है। बिल्कुल। और ये यूटिलिटी जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग उनके पावर परचेस एग्रीमेंट है वो 25 साल के लिए है। तो जो कैपेसिटी ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो उसमें आपको 25 साल की फुल विजिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और वो अभी नंबर ग्रो हो रहा है 15-20% एवरी ईयर। और जैसे हर साल 15% ग्रो हो रहा है, उस ग्रोथ को आपको अगले 25 साल की विजिबिलिटी मिल जाती है बिकॉज ऑफ द पावर परचेस एग्रीमेंट। समझ गया। ठीक है महेश जी, एज यूजुअल मजेदार डिस्कशन, 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग सीखने मिली। भारत को ग्रोथ चाहिए, कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ है, रियल एसेट चाहिए, और जब तक वैल्यूएशन नहीं गिरेगी शायद एफआईआईज को मजा ना आए। अगर हम कैपिटल गेन्स टैक्स हटा देते हैं तो कुछ बहुत मजा आ सकता है, बट दैट इज बियॉन्ड अस। गुड टू सी यू माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच अजय, होप टू सी यू ऑलवेज अ प्लेजर। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए, प्यार है तो